तो इसमें जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो वो एरियाज से रिलेटेड होते हैं या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड। तो एरियाज समझ में आता है किसे कहते हैं हम, कि कोई भी फिगर है, मान लो ये जो कवर कर रही है पोर्शन, इसको हम कहते हैं एरिया। तो इस एरियाज निकालने के लिए डिफरेंट फार्मूले होते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल में एक फार्मूला होता है कि कोई भी साइड्स है ए बी सी, मतलब तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। तो हम फार्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, यानी एस कहलाता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। सेमी मतलब हाफ, यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला कहलाता है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये किसी भी टाइप के ट्राइंगल के लिए हर जगह वैलिड है। मतलब आप इस फार्मूले से अगर निकालना चाहो तो तीनों साइड अलग हो तब भी निकाल सकते हैं, दो साइड सेम है या तीनों साइड सेम है, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल है, इस फार्मूले से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकल सकता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, कैलकुलेशन लंबी होती है। देखो अंडर रूट में है, माइनस मल्टीप्लाई सब करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि सिंपल फार्मूले यूज करें। तो हम देखते हैं टाइप की, किस टाइप का ट्राइंगल है। जैसे ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया का, पता है किसी को? 1/2 बेस इंटू हाइट। मान लो ये बेस है ये वाली साइड और ये हाइट है, तो हम इसका एरिया डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, बेस और हाइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ये कहलाती हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा जो 90 डिग्री एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। तो इस हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी जो दोनों साइड है उनकी मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका एरिया आ जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल का। अगर तीनों साइड सेम हो जाए, मान लो ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, तो ये क्या कहलाता है, ट्राइंगल। हेलो हाँ हेलो श्याम। हेलो सर। हेलो। आज शुरू कर रहे हैं एरियाज और वॉल्यूम्स। तो हम पहले अभी एरियाज डिस्कस कर रहे हैं ट्राइंगल्स के। ओके सर। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पता है किसी को, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी ये जो साइड है इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये हम तीन बेसिक टाइप के आप याद रखने हैं। अगर जनरल कोई भी ट्राइंगल है, मतलब तीनों साइड्स अलग हैं, ना तो वो आपको राइट एंगल समझ में आ रहा है ना ही वो इक्विलेटरल है, तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, ये हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला हमेशा याद रखना, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो आप सीधे उसका एरिया निकाल सकते हो। ये राइट एंगल ट्राइंगल का भी निकाल सकते हैं, इक्विलेटरल का भी निकाल सकते हैं। √S S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2।
राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो उसका एरिया हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका तीनों साइड सेम होंगी, इक्विलेटरल मतलब, तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, 3 फार्मूले ये बेसिक। अब हम निकालते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। मान लो ये ट्राइंगल है 5, 6 और 10, डायरेक्ट पूछा कि इसका एरिया बताओ, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि ना तो हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा और ना ही इक्विलेटरल है, तो हम सीधे यूज करेंगे हेरोन्स फार्मूला। तो देखो इसमें कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे एस की वैल्यू। एस क्या हो जाएगा 5 + 6 + 10 डिवाइड बाई 10.5. 21 डिवाइड बाई 2, यानी 10.5। अब एरिया लिखना है, एरिया आप डायरेक्ट लिख सकते हैं √ S minus एस A माइनस ए एस माइनस बी एस, यानी √10.5, 10.5 minus 5, 10.5 minus 6, 10.5 minus 10। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 10.5 इंटू 5.5 इंटू 4.5 इंटू 0.5। ये थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गई तो मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसे, आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या होगा। यानी कोई भी 3 साइड दी है तो तीनों को सम करो, 2 से डिवाइड कर दो, ये एस की वैल्यू आ जाती है, और फिर एरिया के लिए हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इससे हमें आंसर मिल जाएगा लास्ट में। क्लियर ये हेरोन्स फार्मूला कैसे यूज करते हैं? यस सर। ट्राइंगल के बाद हम आते हैं नेक्स्ट फिगर स्क्वायर्स। स्क्वायर आपको पता है ऐसी साइड होती है जिसकी, ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड सेम होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। इसका एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, यानी इस केस में मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? बाहर की बाउंड्री। तो ये ए है, जब हम ऐसे मूव करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, जब यहाँ आएंगे 4a। घूम के आएंगे तो 4a। तो यहाँ से हम चले वापस पूरी बाउंड्री घूम के आ जाए तो हो जाएगा 4a, यानी 4 इंटू साइड। अच्छा, एक चीज होती है डायगोनल। डायगोनल होती है कि दोनों अपोजिट एंड्स को अगर मैं मिला दूं, ये जो लाइन होती है ये कहलाती है डायगोनल। इस डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी? मान लो अगर मैं डी लिख रहा हूँ, डी इज इक्वल टू क्या होगा? देखो ये ट्राइंगल मैंने यहाँ बना दिया, ये ए है, ये भी ए है और ये है डी, ये वाले ट्राइंगल वहाँ ड्रॉ कर दिया। देखो ये एंगल है 90 डिग्री, यानी ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। यस सर। हाफ ऑफ। ट्राइंगल में हम एक थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस, यानी जो सबसे बड़ी साइड 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। यहाँ पर दोनों साइड सेम है तो ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2a स्क्वायर और डी की वैल्यू हो गई √2 टाइम्स ए। यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? √2 टाइम्स ए, √2 इंटू साइड। तो स्क्वायर से रिलेटेड आपको ये 3 फार्मूले याद रखने, एरिया के लिए ए स्क्वायर, पेरीमीटर के लिए 4 इंटू साइड, डायगोनल के लिए d इज इक्वल टू √2 इंटू साइड।
नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स क्या होते हैं? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये अगर एल है तो ये भी लेंथ एल है, ये ब्रेथ बी है तो ये भी बी है। इसका एरिया कितना होगा? लेंथ L इंटू into B. ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर, 2L प्लस बी। पेरीमीटर मतलब हम यहाँ से मूव करो, देखो एल प्लस बी प्लस 2L प्लस 2B, यानी ये आ गया 2L प्लस 2B। 2 कॉमन कर ले तो ये इस तरीके से लिखा रहता है फार्मूला, एल प्लस। अच्छा, इसका डायगोनल, डायगोनल इसमें भी बनेगा, यहाँ से लेके ये डायगोनल। इसमें क्या होगा? डी। देखो सेम ऐसी पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, स्क्वायर। यानी डी हम लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये हो गए स्क्वायर और रेक्टेंगल के फार्मूले। इन फार्मूले में अगर मैं एल और बी को सेम कर दूं और इजिकल टू ए लिख दूं तो ये सारे स्क्वायर वाले फार्मूले आ जाएंगे। यानी स्क्वायर वो रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर एल भी ए के बराबर है और बी भी ए के बराबर, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर का अंडर रूट यानी अंडर रूट 2A। 2। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर आपस में रिलेटेड है। आपने रेक्टेंगल का फार्मूला याद रखे हैं तो दोनों साइड को सेम कर दोगे तो स्क्वायर के आ जाएगा। क्लियर ये फिगर? ट्राइंगल। यस सर। अब कुछ जनरल फिगर्स होती हैं जैसे कि रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? Opposite side. शेप होता है। इसकी भी साइड सारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लेकिन ये स्क्वायर की तरह ऐसे सीधा नहीं होता। इसको अगर मैं Right. टिल्ट कर दूं, टर्न थोड़ा सा, तो ये इस टाइप का शेप आ जाएगा। ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है। तो रोम्बस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है? डायगोनल। मान लो ये डायगोनल d1 है और ये डायगोनल d2, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ d1 इंटू d2। रोम्बस के बाद एक और ले लेते हैं शेप हम, ट्रेपेजियम। Two side equal. नहीं, दो साइड पैरेलल आपस में। Parallel. Sorry. ये और ये साइड पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल नहीं होती आपस में। इसका एरिया होता है, मान लो ये ए है, ये बी है, तो हाफ ए प्लस बी इंटू एच। एच क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक, तो ये 5-6 फार्मूले हो गए, ये आपको याद रखने हैं। 3 ट्राइंगल के, फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल के 2, और रोम्बस और ट्रेपेजियम। याद रहेंगे ये? यस सर। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फिगर आती है वो है सर्किल। सर्किल इस टाइप का शेप। सर्किल में सिर्फ एक चीज होती है सर्किल को डिफाइन करने के लिए, उसका रेडियस। जैसे स्क्वायर में एक साइड के सिर्फ, रेक्टेंगल में 2 थे, एल एंड बी। सर्किल में सिर्फ एक होता है, रेडियस। तो इसका जो पेरीमीटर होता है इसको हम कहते हैं सर्किल के केस में सरकमफेरेंस। यानी होता पेरीमीटर ही है, चारों तरफ की बाउंड्री, लेकिन सर्किल के लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं सरकमफेरेंस। ये इक्वल टू होता है 2 2 पाई। पाई आर। तो ये आर होता है। अगर मैं इसको पूरा एंड मिला दूं, ये बन जाता है डी, डायमीटर।
यानी ये यहाँ से यहाँ तक हाफ ये है रेडियस, और ये पूरी जब मैंने लाइन कंप्लीट कर दी ये हो गया डायमीटर। Diameter. तो इसका जो हम फार्मूला लिखते हैं वो 2πr भी लिख सकते हैं और पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। 2r मिलके क्या हो जाएगा d, D. डायमीटर इज 2 टाइम्स r, डबल होता है रेडियस का डायमीटर। तो पेरीमीटर या तो 2πr या फिर पाई डी। ऐसी एरिया, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर डी के टर्म में मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, पेरीमीटर और एरिया सर्किल का। अगर इसमें मुझे पूरे सर्किल का एरिया नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ मान लो ये एंगल थीटा गिवन है, इसका एरिया निकालना है, ये शेप कहलाता है सेक्टर। सेक्टर ऑफ अ सर्किल। तो सेक्टर ऑफ अ सर्किल का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी पूरे सर्किल का हम डिवाइड कर रहे हैं 360 में। ये पूरा एंगल कितना होता है 360, 360. उसमें से सिर्फ थीटा चाहिए हमें, हम लिख लेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, और ऐसी ये आर्क कहलाती है, ये बाहर जो बन रही है दिस वन, ये कहलाती है आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2πr। पूरे सर्किल पे घूमते तो 2πr होता, सिर्फ थीटा के लिए निकालना है तो थीटा बाई 360 इंटू 2πr। क्लियर? ये Yes, sir. एरिया का सिंपल फार्मूले 2πr होता है पाई आर स्क्वायर। सेक्टर, एक सेक्टर की अगर हम बात करें तो एरिया थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे एरिया ऑफ सेक्टर चेंज होगा। जैसे अगर थीटा में ले लूँ 90 डिग्री, यानी ये एंगल है 90 डिग्री, ये रेडियस है r, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सेक्टर का, मैं लिखूंगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। इस पूरे सर्किल का 1/4, क्योंकि देखो किसी भी सर्किल को अगर 4 90 डिग्री में मैं डिवाइड कर दूं तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा टोटल का 1/4, तो एरिया भी कितना हो जाएगा 1/4। तो जैसे हमें थीटा अगर पता है तो उसके हिसाब से हम एरिया अलग अलग निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। मान लो आपको एक स्क्वायर दिया है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। What is the area of the circle which is cut from a square that have maximum possible area? यानी इस स्क्वायर के अंदर हमें एक ऐसा सर्किल कट करना है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कवर करे। यानी मान लो यहाँ सर्किल मैंने कट कर दिया है, तो अभी हम देख रहे हैं कि और बड़ा सर्किल बनाया जा सकता है। ऐसे 4 साइड्स को टच करेगा। तो वो जो पॉसिबल सर्किल आएगा वो इस तरीके का होगा। तो क्या करेगा, चारों साइड को ऐसे टच करेगा, इससे बड़ा सर्किल नहीं बन सकता। तो इस स्क्वायर में से हम इस सर्किल को कट करना है, तो कह रहा है कि इसका एरिया कितना होगा सर्किल का, ये निकालना है। फिर ऑप्शन क्या है?
ऑप्शन Yes, sir. ऑप्शन अभी है नहीं मेरे पास, चलो लिख लेते हैं। Sir, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वो मैंने निकाला। ठीक है, चलो चलो इसे रहने देते हैं ऑप्शन। पहले ध्यान समझते हैं कि Okay, कैसे करेंगे। yes, sir. हाँ 154 आ रहा है। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर एरिया ऑफ सर्किल निकालना है या पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल का कुछ भी निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? रेडियस। Radius. एक ही चीज Yes, होती sir. है सर्किल में, रेडियस, एक ही डायमेंशन होती है सर्किल। Yes, अगर sir. रेडियस पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। अब हमें दिमाग लगाना है कि रेडियस हम कैसे निकालें। तो हम ये देखना है, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं मिला दूं, ये साइड भी 14 है तो ये भी कितना होगा पूरा, 14 14। सेंटीमीटर। यानी डायमीटर ऑफ सर्किल हमें पता चल गया कितना है। 14 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस 7। हाफ होता है। 7 सेंटीमीटर। 7 पता चल गया, तो अब एरिया निकाल लो आप। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 27 into 7 into 7. 7 7 cancel 154। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया कितना आ रहा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम जो कोई सर्किल इस स्क्वायर में से कट कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, उसका एरिया कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या फिर पूछ सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताओ। इसे मैंने शेड कर दिया। स्क्वायर के एरिया से सर्कल का माइनस कर देंगे। तो पहले यही करते हैं, हम सर्किल का एरिया निकालते, फिर हम यस। कहते हैं कि अगर मैं शेडेड एरिया निकालना है तो ये इक्वल टू होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर एक साइड हमें पता है, तो 14 का स्क्वायर माइनस ये जो निकल के आया 152। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 96। माइनस 154 कितना आ गया? 42। 42। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें दिमाग लगाना होता है, फार्मूला पता होने चाहिए, और फिर फिगर को देख के थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अच्छा कौन सा एरिया होगा, कितना होगा। एरिया की यूनिट का ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर के टर्म में यूनिट आती है हमेशा क्या होगा? एरिया। खाली सेंटीमीटर है तो ये लेंथ होगी या फिर पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। अभी हम आगे पढ़ेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, कुछ भी होगी उसमें क्यूब होगा। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, ये एक स्क्वायर है, सेम एक दूसरा स्क्वायर है, दो स्क्वायर है सेम। इसमें वही है जो अभी किया था तुमने, एक सर्किल है अंदर, सर्किल है टच करता हुआ चारों साइड्स को। इसमें क्या है? इधर कोनों पे चार सर्किल है इस तरीके से। चारों सर्किल ऐसे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। इसमें ये शेडेड एरिया है, इसमें ये शेडेड एरिया है बीच में। ये पूछा है फॉलोइंग शेडेड एरियाज, दोनों जो शेडेड एरियाज हैं आर सेम है
या फिगर 1 वाला बड़ा है फिगर 2 से, या फिगर 1 वाला लेस देन है फिगर 2 से, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, दोनों का साइड मान लो 14 ही मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। दोनों सेम स्क्वायर हैं तो साइड 14 दे रखी है। और ये फिगर है, इसमें ये शेडेड एरिया जो ग्रीन से शो किया है फिगर 1 में, फिगर 2 में ये है। फिगर 2 है ना, उसमें जो स्क्वायर के वर्टिसेस है, मतलब जो एजेस है वो एक सर्कल का सेंटर है, सेंटर है। सर्किल के अच्छा तो ठीक है, फिर रेडियस उससे पता चल जाएगा ना। हाँ 7 सेंटीमीटर। 7 होगा। यस सर। मुबश्शिर आफ्ताब, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, दोनों स्क्वायर हैं, सेम लेंथ है, इसमें ये शेडेड एरिया है ग्रीन, इसमें ये है। तो ये पूछा आपस में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या दोनों सेम है, या फिर हम नहीं बता सकते, नॉट पॉसिबल है निकालना। तो ये तो अभी किया ही था तुमने, इसका तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ फिगर 1 के लिए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 42 आया था ना, 42। हाँ सर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर 1 का तो हमने कर लिया है, अब फिगर 2 पे आते हैं। फिगर 2 को देखो जरा। देखो इस शेडेड के लिए हम स्क्वायर का एरिया तो निकाल सकते हैं, 196 हो जाएगा। ये जो सर्किल जो एरिया कवर कर रहा है ये निकालना है। तो देखो चारों सेम ही दिख रहे हैं हमें, तो एक का निकाल लेते हैं, एक पार्ट का। मान लो सर इस सेम, निकालना सर है। ऑप्शन 1 आ सकता है सेम। हाँ ऑप्शन 1 ही है। यस सर, कैलकुलेट हो गया। देखो इसका एरिया निकालते हैं, तो ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर है, ये यस सर। है 90 डिग्री। यस सर। तो एरिया ऑफ सेक्टर बना हमारा। सर मैंने लेकिन ऐसे नहीं निकाला। अच्छा 1 मिनट इसे कर लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे तुमने कैसे किया। जी 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा, देखो ये पूरी साइड 14 थी, इसे बीच में से कट किया है, यानी ये कितनी होगी 7 स्क्वायर। ये हो गया 90/360 1/4, ये 49 पाई अपॉन 4 आ गया एक का। ऐसी चार हैं ये सेम, तो टोटल एरिया हो जाएगा 49 पाई। अब शेडेड रीजन के लिए निकालने के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम क्या करेंगे, वही स्क्वायर 196 माइनस 49 इंटू पाई, इसे 22/7 कर दिया मैंने, 7 7 का वही आ गया 154, यानी कि 42। तो दोनों एरिया क्या आ रहे हैं, सेम। सना कैसा करा था तुमने? सर मैंने जब सर्कल का एरिया निकाला था ना, उसको डिवाइडेड बाय 4 किया, क्योंकि ये फोर्थ पार्ट है ना। हाँ तो फिर मुझे निकल गया, फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 4 से सर, फिर ठीक है, समझ। 154 सेंटीमीटर बना है। यस सर, फिर माइनस किया स्क्वायर के एरिया ये से। हमें यही समझ ये चार जो पार्ट हैं ये एक्चुअल में सर्किल के ही पार्ट है। अगर हम देखें तो ये चारों पार्ट मिलके एक पूरा सर्किल बना लेंगे। यस सर, वही सोचा मैंने। वैसे भी कर सकते हैं, और एक एक सेक्टर का एक करके निकालो 90 डिग्री मान के, 1/4 आ गया सर्किल का, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा सर्किल का एरिया हो गया। शेडेड रीजन क्या हो गया 196 माइनस दिस। तो दोनों शेडेड एरिया जो है वो क्या है, सेम है इस केस में। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमने ऐसे बनाया है एरिया।
मान लो O, दिस इज P, दिस इज Q. OPQ is a quadrant of a circle. क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी ये किसी सर्किल का 1/4 पार्ट है। ये पूरा ऐसे बड़ा सर्किल होता, उसका 1/4 पार्ट है। सेमी सर्किल्स are drawn on OQ and OP. OQ और OP पे हमने क्या करा? सेमी सर्किल ड्रॉ किए, यानी यहाँ हम अगर सेंटर मान के एक सेमी सर्किल ड्रॉ करें तो ऐसे बना एक सेमी सर्किल, एक दूसरा सेमी सर्किल इस तरीके से बना। ये दो सेमी सर्किल बना दिए हमने OP और OQ पे। इस रीजन को हम शो कर रहे हैं B से, और ये जो अंदर वाला रीजन है इसे शो कर रहे हैं A से। देन ऑप्शन दे रखे हैं A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, ऑप्शन C A इज इक्वल टू B, ऑप्शन D कांट बी डिटरमाइंड, यानी हम नहीं बता सकते। ये साइड की लेंथ दे रखी है 40, OP दे रखा है 40। तो ये सर्किल का ही पार्ट है। देखो सर्किल ऐसा होता है पूरा, इसका 1/4 कर दिया हमने मान लो, तो ये जो बना ये है हमारा OPQ। ये क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट, यानी 1/4 ऑफ अ सर्किल। तो ये अगर 14 है तो ये वाली साइड भी 14 होगी, दोनों रेडियस हैं सर्किल के, तो ये दोनों 14 है। अब ये बताना है कि A और B में क्या रिलेशन है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये देखो ये जब इसका मैं एरिया लिख रहा हूँ तो ये r जो है ये 14 के बराबर है, तो अभी मैं r ही लेके चल रहा हूँ, इसमें 14 को चेंज नहीं कर रहा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो गया? 1/4 ऑफ अ एरिया ऑफ सर्किल, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक। अब अगर ये जो सेमी सर्किल है, मान लो सेमी सर्किल 1, सेमी सर्किल 2, इसका एरिया कितना होगा? सेमी सर्किल 1 का एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1, तो इसमें रेडियस 7 हो जाएगा ना? हाँ रेडियस 7 होगा। चलो इसे सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो कर लो। 22/7 इंटू रेडियस हो गया 14 इंटू 40, 2 से ये गया और 2 से ये फिर 11, तो क्या बचा? 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 हो गया 140 और 14 154। तो इस टोटल का एरिया तो हमें पता चल गया। इस पूरे का एरिया कितना आ रहा है? 154। अब इस वाले 1 का निकालना है सेमी सर्किल, जो पिंक कलर से मैंने बना रखा है। इसका एरिया, सेमी का मतलब हाफ ऑफ सर्किल, यानी 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर r चेंज हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ये कितना हो जाएगा? 7।
तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 77 आएगा सर ये। आगे 77। सेकंड वाले का भी कितना आएगा? सेम 77। सेम है Yes. रेडियस, 7 है, Yes. तो भी 77। तो इस पूरे पिंक वाले का तो हो गया 77 एरिया, इस ग्रीन वाले का भी हो गया 77, और इस पूरे क्वाड्रेंट का हो गया था मिलके 154। तो देखो अब जो ट्रिकी चीज थी उसमें ये लिखना था, मैं लिखूंगा 154 इज इक्वल टू 77 प्लस 77 माइनस ए प्लस बी। यस सर। देखो इस सेमी सर्किल का एरिया 77, इसका 77, दोनों को ऐड किया तो ए 2 बार काउंट हुआ, ये वाला जो एरिया था यस सर, कॉमन एरिया। कॉमन एरिया, इसलिए मैंने एक बार माइनस किया। और उसमें अगर प्लस बी ऐड कर दूं ये वाला एरिया, तो सब मिलके क्या हो जाएंगे, इस क्वाड्रेंट के बराबर हो जाएंगे एरिया के। तो मैं ये लिख सकता हूँ 154 इज इक्वल टू दिस दिस दिस। यस सर। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, बी। ये दोनों मिलके 154, ये कैंसिल, यस सर। यस सर, ए इक्वल्स बी। यानी दोनों एरिया आपस में क्या है, सेम है। फिगर में चाहे देखने में नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअल में ये सेम आएगा। ठीक है? यस Yes, सर। sir. चलो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक्स है उसमें क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम हमेशा क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स में होते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं क्या डिफरेंस है। एक होती है 2 डायमेंशनल फिगर्स, जिसे हम कहते हैं 2D फिगर्स। 2D फिगर में अभी जो आपने डिस्कस किए वो सारे आएंगे, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स, रोम्बस, ये सब जितने कहते हैं हम, ट्रेपेजियम, ये सब होते हैं 2D फिगर। इनके पास सिर्फ 2 डायमेंशन होती है, एक होता है लेंथ, एक होती है ब्रेथ। इसमें हाइट वाली चीज कोई नहीं होती। 3D फिगर्स में एक हाइट भी आ जाती है। 3D फिगर होती है इस टाइप की, क्यूब, क्यूबॉइड, या फिर कोन्स, सिलेंडर्स, ये सब क्या है, 3D फिगर्स है। इसमें लेंथ भी होती है, इन शेप की अपनी कोई लेंथ होती है, ब्रेथ भी होती है, कोई चौड़ाई भी होती है, और हाइट भी होती है। जैसे क्यूब वाला हमने डिस्कस किया था, क्यूब का शेप इस तरीके से आता है। तो ये सामने की तरफ लेंथ, ये इसकी चौड़ाई ब्रेथ, और ये ऊपर जो गया हाइट। तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम होता है। अभी तक 2D में हम क्या पढ़ रहे थे, एरिया और पेरीमीटर। Yes, sir. ये क्या होगा, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। वॉल्यूम होगा और सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, इसकी कैपेसिटी। जैसे ग्लास की बॉटल है, उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल, ये जैसे ग्लास है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि हम उसके अंदर कुछ पानी भर सकते हैं। तो कितना पानी भरा जा सकता है वो उसकी कैपेसिटी होती है, वो बताता है वॉल्यूम। 2D फिगर में वॉल्यूम नहीं होता। किसी स्क्वायर में आप कुछ फिल नहीं कर सकते, ट्राइंगल में कुछ नहीं भर सकते आप सामान अपना। जैसे बॉक्स होता है, वो क्या होता है, क्यूबॉइड। हर बॉक्स की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। ये इस टाइप का शेप होता है क्यूबॉइड।
इसमें वॉल्यूम और सरफेस एरियाज होते हैं, 2D फिगर में एरियाज और पेरीमीटर्स होते हैं। तो ये और आपके एडिशनल कुछ फार्मूलाज हैं आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है क्यूब, क्यूब हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बल्कि क्यूबॉइड से शुरू करते हैं। पहले लेते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सामने की फेस तो ऐसी होती है, सामने से तो आपको वो क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल, लेकिन इसमें और भी फेसेस होती हैं। इसे हम कहते हैं लेंथ, दिस इज ब्रेथ, और ये जो होती है हाइट। इसमें जो आपको याद रखना, सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे रेक्टेंगल का एरिया था L इंटू बी, उसमें एक H और आ गया तो L भी H हो गया, क्यूबॉइड बन गया। अब नेक्स्ट चीज आती है सरफेस एरिया। ये थोड़ा एक और समझ लेते हैं हम टॉपिक, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेटरल, एक होता है टोटल। ये क्यूबॉइड इस तरीके से सोच लो कि कोई रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो, ये रूम हमने शो कर रखा है। तो रूम आप देखो तो चारों तरफ आपको दीवार दिख रही है, ये जो है ये इसकी वॉल्स है, ये साइड वाली वॉल है और ये फ्रंट और बैक वाली वॉल्स। यानी इसमें चार वॉल्स को अगर मैं ले लूं, क्या छोड़ दूं, रूफ को मैंने काउंट नहीं किया और फ्लोर को, इन दो को मैं अगर काउंट नहीं करूं तो देखो चार आपको रेक्टेंगल दिख रहे हैं, चार वॉल्स चारों तरफ। इनका अगर मैं एरिया निकालूं तो देखो कैसे निकालूंगा, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो सामने वाला ये भी क्या होगा, ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी, ये तीनों क्या होंगी, लेंथ, ये भी लेंथ। ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट है, ये हाइट होगी, ऐसे ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। तो अगर इस वाले फेस की बात करूं, दिस वन, तो इसमें मुझे कौन सी दो डायमेंशन दिख रही हैं, बी और एच। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा बी इंटू एच। रेक्टेंगल है ना ये सामने वाला रेक्टेंगल अगर मैं लूं तो देखो इसमें कौन सी दो डायमेंशन है, लेंथ और हाइट। ब्रेथ, अच्छा हाइट। इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू एच। ये वाली फेस, इसकी देखो दो डायमेंशन है बी और एच, जो ये था वही सामने इसके आएगा, एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। ऐसी ये पीछे वाली जो वॉल थी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एच। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, बी एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच। अगर 2 और h कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा l प्लस बी। ये कहलाता है इसका लेटरल सरफेस एरिया, या फिर कर्व सरफेस एरिया भी लिखते हैं इसे। जब आप बुक्स में देखोगे तो ये फार्मूले आपको दो फार्मूले दिखाई देंगे, लेटरल या कर्व। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2l प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या होगा, बी एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच प्लस ये जो रूफ मैंने स्किप की थी, रूफ ये भी आएगी और ये फ्लोर भी आएगा। फ्लोर का एरिया देखो कितना होगा, एल बी, रूफ का कितना होगा, एल बी। 12 SP हम लिखते हैं 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। ये टोटल सरफेस एरिया TS से होता है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब इस तरीके से याद रखो कि 6 फेसेस है, इसके 6 रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो उन 6 का एरिया लिख दिया आपने सिंपल। दिस इज टोटल सरफेस एरिया। कर्व में हम हमेशा टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, जब भी कर्व या लेटरल की बात होगी
तो टॉप और बॉटम काउंट नहीं होगा, तो जो बना वही है क्यूबॉइड के लिए। नेक्स्ट शेप पे आएंगे हम क्यूब। क्यूब उसी तरीके से जैसे हम रेक्टेंगल से स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं, ऐसी क्यूबॉइड से हम क्यूब की सारे फार्मूले लिख सकते हैं। क्यूब में क्या होगा, ये सारी साइड सेम होंगी, ए। तो वॉल्यूम अगर मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखो L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा ए, यानी ए क्यूब। सी ऐसे हो जाएगा 4a² और टी ऐसे हो जाएगा 6a²। देखो इसकी हर एक फेस का एरिया कितना है, a²। सी एस ए में 4 फेस आएंगी तो 4a² और टी एस ए में 6 फेसेस, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और फ्रंट और बैक, तो इसका एरिया हो जाएगा 6a²। Yes, sir. थर्ड हम है जो फिगर आती है, बहुत पूछा जाता है जिसका, वो है कोन। राइट सर्कुलर कोन और सिलेंडर। तो पहले चलो सिलेंडर लिख लेते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेप कैसा होता है, ये एक ऊपर सर्किल होता है, नीचे एक सर्किल होता है, ये बीच में इस तरीके से, जैसे ग्लास का शेप है, ये स्मॉल केन होती है उनका शेप है। इसमें 2 डायमेंशन काम की चीज़ होती है, एक तो रेडियस, ये जो सर्किल है उसका रेडियस, और इसकी हाइट, ये 2 चीज़ हमारे काम की रहती है। तो इसका वॉल्यूम अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है πr²h। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड मतलब ये जो कर्व पोर्शन है इसका, ग्लास को अगर आप देखोगे तो ग्लास के जो साइड का सारा पोर्शन है ये कर्व्ड है। टीएसए में क्या होगा, इसका जो ये वाला सर्किल है ऊपर वाला और नीचे वाला सर्किल है, ये ऐड हो जाएगा इसका एरिया, तो हम इसे लिखेंगे 2πrs plus 2πr. हाँ, इसका एरिया πr², सर्किल था ये, और इसका एरिया πr², तो 2πr²। तो अगर कुछ कॉमन लेके हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक, तो ये सिलेंडर हो गया शेप। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर कोन। देखो राइट सर्कुलर वर्ड इसलिए यूज हो रहा है कि इसकी बेस और टॉप जो है वो सर्किल है, और राइट मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसे सिलेंडर। हो सकता है सिलेंडर किसी एक्सिस पे ऐसे, एक्सिस पे किसी तरीके से इंक्लाइंड होते हैं, तो ये सर्कुलर तो है लेकिन राइट नहीं है, तो ये सब सिलेबस में नहीं है अभी। तो हमारे लिए जो है राइट सर्कुलर कोन, यानी उसकी बेस जो होगी वो पूरा सर्किल होगा एक, और राइट मतलब बिल्कुल वर्टिकली स्टैंडिंग होगी। इसमें भी r और h और एक तीसरी चीज डायमेंशन आ जाती है, उसमें ये है l, इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। इसमें 2 हाइट यूज होती हैं, l है स्लैंट हाइट और h है वर्टिकल हाइट। अगर क्वेश्चन में सिर्फ हाइट कहा है यानी वर्टिकल हाइट की बात हो रही है, स्लैंट हाइट होगा तो हमेशा डिफाइन होगा कि ये स्लैंट हाइट है। अब इसका हम लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऐसे याद रखो कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, यानी सेम फार्मूला πr²h डिवाइड बाई 3 हो जाएगा बस। सी ऐसे होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, πrl में ये πr² ऐड हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा πrl प्लस πr², यानी πrl प्लस r। और इस l और h और r को हम रिलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से।
देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर। तो अगर हमें इनको आपस में रिलेट करना है तो इस फार्मूले से करेंगे, और ये तीन फार्मूले याद रखने, वॉल्यूम, सी एस ए और टी एस। क्लियर। नेक्स्ट या लास्ट जो दो फिगर्स हैं वो है स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? बॉल की शेप का होता है, पूरा सर्किल। इसमें क्या होता है? सिर्फ रेडियस होता है और कुछ नहीं होता, हाइट वाइट कुछ नहीं है इसमें। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और सी एस ए और टी एस ए सेम होता है क्योंकि इसमें 4 पाई r² टॉप बॉटम कुछ नहीं होता। 4 पाई r²। 4 पाई आर। और लास्ट शेप है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को क्या करें, एक स्फीयर को अगर बीच में से ऐसे कट कर दो तो ये शेप जो बनता है वो इस तरीके का शेप आता है। बीच में से ये सर्कुलर दिखता है, ऊपर से अगर देखोगे तो सर्किल दिखेगा, और इस तरीके से जैसे एक सिंपल बॉल लो, बॉल को बीच में से कट कर दो तो जो शेप आता है ये होता है हेमिस्फीयर। ये जैसे बाउल होते हैं, हेमिस्फेरिकल बाउल। इसमें रेडियस होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो हाइट भी क्या होती है? रेडियस के ही बराबर होती है। दोनों चीज़ें सेम होती है। तो इसका जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r²। आधा स्फेयर 2 का पाई पाई क्यूब। पाई आर क्यूब। हाँ, सी एस ए हो जाएगा आधा, 2 पाई r²। लेकिन टी एस ए इसमें चेंज होगा क्योंकि 3 देखो पाई। ये वाला तो कर्व्ड एरिया है, लेकिन ये टॉप भी आ गया इसमें। स्फेयर में नहीं था ऐसा, हेमिस्फेयर में टॉप भी आ गया। तो 2 पाई r² प्लस पाई r², यानी 3 पाई r²। तो ये इतने फार्मूले आपको याद रखने, मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन इन्हीं में से ही आता है। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, अब हम करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है अ कोन एंड सिलेंडर हैव सेम रेडियस एंड हाइट। एक कोन और एक सिलेंडर है जिसका रेडियस और हाइट सेम है। रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स is 1:3, 3:1, 2:5, 5:, ये है क्वेश्चन। तो पहले बात तो हमें ये देखना है कोन और सिलेंडर, तो हमेशा याद रखना ये किसकी बात हो रही होगी? राइट सर्कुलर। और कोई सा केस नहीं लेना, राइट सर्कुलर ही लेना है आपको कोन और सिलेंडर। सेम रेडियस, यानी रेडियस आर है दोनों का, और हाइट दोनों की क्या है? एच। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ऑफ देयर वॉल्यूम्स ये मैंने लिख दिया, वरना क्लियर होना चाहिए था कि कोन अपॉन सिलेंडर पूछ रहे हैं या सिलेंडर अपॉन कोन पूछ रहे हैं। रेशो में तो चेंज हो सकता है ना कुछ, तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले कोन लिखा है बाद में सिलेंडर लिखा है, तो ये वाला पूछा गया आपसे, कोन अपॉन सिलेंडर। वरना एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्लियर होगा आपका कि ऐसे लिखा होगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज। तो जो चीज़ भी पहले लिखी होगी वो न्यूमरेटर में आएगी, जो चीज़ बाद में लिखी होगी वो डिनोमिनेटर। तो बी ऑप्शन आ सकता है 3:1। अभी देख लेते हैं, है तो ए और बी में से, अब कौन सा है ये देख लेते हैं। कोन ये शेप हो गया, सिलेंडर ये शेप हो गया। अब देखो क्या क्या चीज़ सेम थी? रेडियस, यानी इसका अगर रेडियस ना हो तो इसका भी आ रही है। इसकी हाइट एच है,
तो इसकी भी हाइट यानी हम हमेशा वर्टिकल हाइट की बात करेंगे। अगर कोन की हाइट लिखा है यानी वर्टिकल हाइट। स्लैंट हाइट जब भी दी होगी तो मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो ये फिगर है दो, इनका वॉल्यूम का रेशो पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर हम निकालें, क्या होता है फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो अब ये फार्मूला आपको याद रखने हैं कि कोन का क्या वॉल्यूम है, सिलेंडर का क्या है। नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन कोन, सिलेंडर, स्फीयर इन्हीं पे ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपको फार्मूले सभी याद रखने हैं अच्छे से। अब रेशियो पूछा है, वी कोन डिवाइड बाई वी सिलेंडर। डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर एच। ये देखो आर और एच मैंने अलग अलग नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि दोनों सेम है। अगर डिफरेंट होते तो फिर मैं ऐसे करता कि किसी को कैपिटल आर कर देता है, किसी को स्मॉल कर देता है, इस तरीके से, या फिर R1 R2 H1 H2। लेकिन यहाँ दोनों वैल्यू सेम थी तो मैंने सेम लिख दिए। सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया, 1/3। यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1:3। यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो सना, इसमें एक चीज ये भी याद रखना कि अगर सर मैं कोन में कुछ फिल कर देता हूँ, वाटर फिल कर दिया मैंने कोन में, और इसे मैं सिलेंडर में भर रहा हूँ, तो मुझे 3 कोन चाहिए टू फिल द सिलेंडर। यानी कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है हमेशा। ऐसी 3 कोन को फिल करके इसमें डालूंगा तब ये पूरा सिलेंडर फिल होगा। यस सर। सर शायद मैंने राशियों में प्रॉब्लम की, मैंने पहले सिलेंडर और फिर रेशो कौन सा, हमेशा कोई ध्यान रखना कंफ्यूजन कि हुआ आप, होगा। क्योंकि आंसर चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। यस सर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो याद रखना बड़ा होता है, वो 3 टाइम्स होता है कोन के। अगर दोनों का रेडियस और हाइट सेम है, ये नहीं कि एक छोटा सा सिलेंडर है और एक बहुत बड़ी कोन है, तब भी कहो कि अब कोन का वॉल्यूम कम होगा, फिर चेंज हो जाएगा। अगर रेडियस और हाइट सेम है तो 3 कोन मिलके एक सिलेंडर बनते हैं वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब की बार क्या है, अ कोन, अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर। 3 शेप्स हैं अब की बार, सेम वही चीज, सेम रेडियस एंड हाइट। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। 3 शेप है इस बार, कोन, सिलेंडर और क्या है, हेमिस्फीयर। तीनों का रेडियस यानी आर, रेडियस आर, इसका रेडियस आर, और हाइट, ये सब क्या है, सेम है। ये एच है, ये भी एच है, और इसकी हाइट भी क्या है, सेम है, एच। इसका पूछा है रेशो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अभी लिखा ही था हमने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। रेशो लिख रहा हूँ मैं, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, ये आ गया
पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 इज टू पाई आर स्क्वायर एच इज टू पाई आर क्यूब बाई 3। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं सारे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, यहाँ क्या बचा सिर्फ आर, ये आ गया, अब सिंप्लीफाई हो गया। 3 से 3 भी अगर हटा दें तो यहाँ 3 आ जाएगा ऊपर, जो हो गया h इज टू 3h इज टू 2r। यहाँ तक आगे समझ में क्या किया है? वॉल्यूम का लिखा फार्मूला और कॉमन टर्म कैंसिल कर दिए, तो पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 3 डिनोमिनेटर में था तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 3/3, तो 3 से 3 सारे कैंसिल हो गए। ये आ गया रेशियो h इज टू 3h इज टू 2r। अब रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको सेम टर्म में करना पड़ेगा, यानी r को कन्वर्ट करना पड़ेगा h में। तो कोई रिलेशन है इसमें r और h में? किसी फिगर से हम रिलेट कर सकते हैं r और h को आपस में? सर हेमिस्फेयर में आर और एच इक्वल होते हैं। हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो रेडियस के बराबर ही होती है। देखो ये सर्किल है, इसका सेंटर ही तो है ये रेडियस है और वही हाइट है, यानी r इज इक्वल टू h है इस क्वेश्चन में। तो हम इस r की जगह लिख सकते हैं h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1:3:2, 2 यानी कोन का सबसे कम वॉल्यूम, सबसे ज्यादा सिलेंडर का, और हेमिस्फीयर क्या है मिडिल में। ठीक, तो ये इनका रेशियो आ गया वॉल्यूम्स का। अच्छा एक क्वेश्चन ये करते हैं, if a wire of length 44 centimeter is bent in the form of a circle and again bent in the form of rectangle whose length is 12 centimeter. Find the ratio of areas of circle and rectangle are. ऑप्शन ए है 7:6, ऑप्शन बी है 77:60, 70:60 और ऑप्शन डी है 70:66। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया है। एक वायर है, वायर तो सिंपल ऐसे हो गया, इसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर, इस बेंड, इसे बेंड कर दिया हमने इन द फॉर्म ऑफ सर्किल एंड अगेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस। यानी इसको एक बार तो हमने क्या बना दिया सर्किल, ऐसे मोड़ के सर्किल बना दिया, और एक बार इसे हमने कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगल में। हुज लेंथ इज 12, लेंथ दे रखी है हमें कि लेंथ कितनी थी 12। तो रेशियो पूछा है, एरिया ऑफ सर्किल डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इनका रेशियो बताना। तो देखो जब इस वायर को ऐसे टर्न करके हमने क्या बनाया सर्किल, तो यानी वायर की लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू होना चाहिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कल भाई ये वायर ही तो चारों तरफ मिलकर सर्किल बना, तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी होनी चाहिए 44। क्लियर ये चीज, लेंथ से यस सर। बनाया वायर को, यानी कि सरकमफेरेंस का फार्मूला 2πr =
44, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, आर इज इक्वल टू 7, 7 यानी इसका हमें रेडियस पता चल गया 7। रेडियस पता चल गया तो एरिया निकाल सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 154। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सर्किल का एरिया, तो हमें पता चल गया। अब बचा है रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल पे आते हैं तो वही हमने किया, वायर को ऐसे बेंड किया है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 44 सेंटीमीटर। देखो वही चीज़ है बाउंड्री, लेकिन रेक्टेंगल के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पेरीमीटर और सर्किल के लिए यूज कर रहा हूँ सर्कमफेरेंस। तो सर्किल एक स्पेशल केस है जिसमें हम पेरीमीटर को क्या कह देते हैं, सर्कमफेरेंस। अदरवाइज रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी हम वर्ड यूज करते हैं पेरीमीटर। यस सर। तो ये साइड हमें नहीं पता, तो पहले ये साइड निकालनी पड़ेगी। इसे मान लेते हैं x। तो सर 10। पेरीमीटर कितना हो गया, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी x होगा। यस सर। 24 प्लस 2x इज इक्वल टू 44, तो x इज इक्वल टू 10, यानी ये साइड कितनी आ गई, 10। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी ये वाली साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड, तो 12 इंटू 10, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है सीधे। अब सर 77:60 आ रहा है, ऑप्शन बी। 154 अपॉन 120, पहले सर्किल था तो ऊपर सर्किल रखेंगे, नीचे यस। रेक्टेंगल था तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यस सर। इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, 77 60, ये आ गया 77:60, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ये चीज। यस सर। देखो जब भी ऐसे बेंड करके हम चीज चेंज करते हैं तो उसकी लेंथ और पेरीमीटर क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। अगर हम कट करते हैं या मेल्ट करते हैं, किसी क्वेश्चन में ऐसे कट करा, मेल्ट करा शेप्स को, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम सेम होंगे। यानी मान लो एक क्वेश्चन है, अ बिग स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज cut into small cones of radius 1 centimeter and height 2 centimeter. How many cones will be made? ये कट का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने क्या करा, इसे पहले मेल्ट करा और उसके बाद उसे वापस फ्रोज कर दिया। यानी एक बहुत बड़ा स्फीयर था, मान लो आयरन का बना हुआ है, तो हम उसे पहले मेल्ट करेंगे, उसका जो आयरन बना उससे क्या कर रहे हैं हम, स्मॉल छोटी छोटी कोन्स बना रहे हैं। तो कितनी कोन्स बनेंगी ये बताना, यानी नंबर ऑफ कोन्स आपको निकालनी है, यानी n आपको निकालना है मान लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिसमें कट मेल्ट ऐसे करेंगे कि हम इसका जो वॉल्यूम बड़ा वाला स्फीयर था, ये इक्वल टू हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स। यानी जितनी भी कोन बनी, 10 बनी कोन बनी या 20 बनी, तो 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी जो पूरा आयरन था जो यूज हुआ मेल्ट करके, वो चेंज नहीं होगा। जितना आयरन इधर था स्फीयर में, उतना ही आयरन इधर होगा कोन्स में। तो
तो हमें जो भी इक्वल करना होगा वो हमेशा क्या वॉल्यूम इक्वल करना होगा। तो अब फार्मूला आप यूज कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये अब याद होने चाहिए फार्मूले, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ कैपिटल आर यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों रेडियस अलग है। एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ रेडियस अलग है जिसे मैं कैपिटल आर से दिखा रहा हूँ और इसका जो रेडियस है उसे स्मॉल आर से। ये बड़ी फिगर थी तो कैपिटल आर, ये छोटे हैं तो स्मॉल आर। तो हमें ये करना होगा, यानी नंबर ऑफ कोन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्लियर है ये चीज? कट मेल्ट या ऐसे कोई क्वेश्चन आते कर लोगे? आप क्या करो, इसमें वैल्यूज रख दो। यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो कैंसिल है पहले वो कर दो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पाई से पाई गया, सिर्फ क्या बचा 4 इंटू आर क्यूब। आर क्या था स्फीयर का, ये 7 क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू आर स्क्वायर। स्मॉल कोन का रेडियस 1 और हाइट क्या है 2। तो 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एन। You cancel 7 7 is 49, 49 7 is 343 into 2 686। यानी कितनी नंबर ऑफ कोन्स बनेंगी 686। ये हमारा आंसर है। क्लियर ये चीज? यस सर। यहाँ भी ऐसे मेल्ट वेल्ट का क्वेश्चन होगा तो जो भी बड़ी फिगर है और छोटी फिगर है उसके आपको वॉल्यूम को सेम करना है। यस सर। क्लियर? अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्कुलर व्हील पे क्वेश्चन होता है। The radius of a circular wheel is 1.75 मीटर। रेडियस दे रखा सर्कुलर व्हील का। द नंबर ऑफ revolutions that it will make in traveling 11 किलोमीटर is, ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 10। सब 10 की पावर्स में दे दिया ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या दिया है। रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील, यानी कोई एक ये व्हील है, ठीक। जब ये मूव करती है कार तो सर्किल रोटेट होता है। देखो ये कार का व्हील हमने शो किया है, इसका रेडियस कुछ दे रखा है, मान लो 1.75 दे रखा है। जब ये व्हील आगे की तरफ मूव करेगा तभी तो कार आगे मूव होगी, ये रोटेट करके आगे चलेगा।
यानी जैसे जैसे सर्किल मूव करता रहेगा, ये इस तरीके से घूमता है, ये मान लो घूम के यहाँ पहुंच गया, ये जो पॉइंट है ये यहाँ आ गया घूम के, ठीक। तो जैसे जैसे व्हील मूव करेगा ऐसे तो कार मूव होगी आगे। यस सर। यानी इस सर्किल के रोटेशन पे, रिवोल्यूशन, ये जो घूम रहा है सर्किल, इस पे डिपेंड करेगा ये कितना डिस्टेंस आगे मूव किया। मान लो ये पॉइंट ए चला, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुंचा होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ, ये घूम के वापस यहाँ आ गया, पूरा सर्किल एक टर्न ले लिया सर्किल ने, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये बताना। तो इमेजिन कर सकता है ये जब सर्किल ऐसे मूव कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, साथ साथ फ्री नहीं है अपने एक्सिस पे, ये आगे भी मूव कर रहे हैं। जैसे कार का व्हील होता है, कार के व्हील को अगर तुम देखो तो जैसे जैसे टर्न होगा वैसे वैसे कार आगे भी बढ़ेगी। तो हमने एक ऐसी पोजीशन ली, मान लो ये पॉइंट है ए, हमने देखा ये वापस ए घूम के वहीं पर आ गया, सर जितना सरकमफ्रेंस होगा उतनी डिस्टेंस कवर्ड होगी। ये सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस होगा। ये सर्किल जितना आगे घूम के पहुंचा उतनी ही कार आगे मूव हुई होगी। गुड। यानी एक टर्न में, 1 टर्न की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कार मूव करेगी। यानी कार मूव्स इन 1 टर्न ऑफ व्हील इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। यस सर। अगर बड़ा सर्किल होगा, किसी का बड़ा व्हील है, उसका सरकमफेरेंस भी ज़्यादा होगा तो उसके एक टर्न पे ज़्यादा डिस्टेंस मूव होगा। छोटा व्हील होगा तो कम डिस्टेंस मूव होगा। यानी डिपेंड करेगा डायरेक्ट किस पे, सरकमफेरेंस पे। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। रेडियस दिया है हमें डायरेक्ट सर्कुलर व्हील का इतना, वो कह रहा है कि 11 किलोमीटर अगर कार मूव कर गई तो उसने कितने रेवोल्यूशन लगा दिए होंगे, यानी कितनी बार घूम गया होगा। ठीक, तो एक टर्न पे तो इतना होगा 1 इंटू 2πr डिस्टेंस। n टर्न पे लेट एज्यूम कर लेते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू n इंटू 2πr। ये लिख सकता हूं मैं, n रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा कार ने, n इंटू 2πr। ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज आपको क्लियर है तो इस टाइप का क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। डिस्टेंस को हम लिख लेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सरकमफेरेंस। यस सर। अब जो भी क्वेश्चन होगा उसमें देख लो, इसमें तो डायरेक्ट डिस्टेंस दिया है, कुछ में ऐसा होता है कि ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते कि 1 आवर में 60 किलोमीटर चलता है तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 10 किलोमीटर। तो फिर हम डिस्टेंस निकाल के फिर ये यूज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट यही यूज होना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सरकमफेरेंस। ठीक, तो हो सकता है क्वेश्चन में रेवोल्यूशन दिया हो तो रेडियस पूछा हो, इन्हीं 3 चीजों में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। 2 चीजें गिवन देके, डी, एन और आर। तो यहाँ में किलोमीटर दिया है और रेडियस किस में दिया है, मीटर में। तो नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यूनिट, यहाँ एक किलोमीटर है और यहाँ पर मीटर है। सर 1000 टर्न्स आ सकता है आंसर। हाँ, 1000 यूएस का। तो हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, 11 इंटू 1000 कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। यस सर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो हमें निकालना ही है, 22/7 और आर दे रखा है हमें 1.75। तो हम देखते हैं 7, 11 से ये गया 2, 7 से इसे अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.72 14, 7, 4 इंटू 0.25 हो जाएगा 1, तो n इज इक्वल टू 1. यानी ऐसा जो व्हील जिसका रेडियस 1.75 है उस कार के व्हील का, तो
तो उसे 11 किलोमीटर चलने के लिए कितने टर्न करने होंगे? 1000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये हमारे इसमें मेंसुरेशन में क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के। आपको मेनली फार्मूले पहले ज़रा याद रखने होंगे, फिर कॉन्सेप्ट देखना है। यस सर। फार्मूले अच्छे से एक बार याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। यस सर। और कौन कौन सा टॉपिक अभी हमें पेंडिंग है? पेंडिंग अब थोड़ा सा वैसा टॉपिक है जैसे कि लॉजिक्स वाले कुछ क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। यस सर। थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ओके सर। बाकी सर प्रोबेबिलिटी करेंगे? प्रोबेबिलिटी यस सर। प्रोबेबिलिटी उसी में कवर कर लेंगे, चलो परम्यूटेशन के साथ ही वही कहो। ओके सर। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से हमारा फिर पूरा रिवीजन क्लासेस शुरू होंगी। ओके सर।